कहानी है रामपुर नाम के छोटे से गांव की। रामपुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव के ज्यादातर किसान अपनी आजीविका के लिए खेतों पर निर्भर रहा करते थे। इस गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, माधव बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती थी, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता था। यह कहानी उसकी बदकिस्मती को दर्शाता है। एक दिन माधव काम के लिए सुबह सुबह खेतों की ओर निकल जाता है। माधव के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। माधव जो अपने खेत पर पहुंचा तो देखता है उसके अगल बगल के खेतों पर काम करने के लिए कोई भी नहीं आया है। पता नहीं क्या बात हो गई है, आज अब तक कोई काम पर नहीं आया। लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। खैर, मुझे क्या, अब इनके लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेतों का काम तो कर ही सकता हूं। कुदाल लेकर वह अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह से दोपहर हो जाती है, पर माधव अपना काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे समय का पता ही नहीं लगा। तब थोड़ी देर में उसकी पत्नी राधा उसके लिए खाना लेकर आती है। अजी सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। राधा की आवाज सुनकर माधव को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई है, समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, राधा खाना लेकर आई है तो खाना खाकर थोड़ा आराम करके फिर काम करता हूं। माधव राधा के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो आप। हाँ राधा, आज सुबह से लगातार खेतों में काम कर रहा था। सुबह से दोपहर हो गई और पता ही नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया, बोलिए। मैं क्या करता राधा, अगल बगल के खेतों में कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसीलिए मैं लगा रहा। तुम आई तब पता चला कि दोपहर हो गई है। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ है? अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों में काम करने के लिए? वही तो राधा, इन लोगों का सही है, जब मर्जी आते हैं जब मर्जी जाते हैं, और एक मैं हूँ जो इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देता है। माधव को परेशान देख राधा उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आपको पता है ना कि आप मेहनत करते हो, तो किस्मत को क्यों कोसना? आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही तो क्या हुआ? क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लग जाए। हाँ राधा, पर यह कल कब आएगा? कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? जब भी मैं सोचता हूँ इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से परेशानी आ ही जाती है। देखिए, आप निराश मत होइए, आप बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे, लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। राधा, देखते हैं ये समय कब आता है। राधा माधव को खाना खिलाकर राधा वहां से चली जाती है, और माधव फिर से अपने खेतों में काम करने लगता है। माधव अपने खेतों में काम कर ही रहा होता है, तभी वहां पर बगल वाले खेत का मालिक बिल्लू आता है, और माधव को काम करता देख बिल्लू उसे आवाज लगाता है। अरे क्या हाल है माधव भाई, लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेतों में काम करने। जल्दी जल्दी कैसे बिल्लू भाई, दोपहर हो चुकी है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा लेट से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाऊं खेतों पर। माधव भाई, तुम्हारे चेहरे का हाल तो कुछ और ही बता रहा है। क्या बात है, किस चीज की परेशानी है तुम्हें? क्या बात होगी बिल्लू भाई, मैं तो बस अपनी किस्मत को लेकर परेशान था। अरे माधव भाई, कब तक अपनी किस्मत को लेकर कोसते रहोगे?
और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे ये बताओ। बिल्लू, अब अपनी किस्मत को कोसना तो क्या करूं? तू तो जानता ही है ना, पिछले साल बाढ़ आई और उससे पिछले साल सूखा पड़ गया था। और जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो मंडी में अनाज के दाम गिर गए हैं। तो परेशान ना हूं तो क्या करूं? माधव भैया, एक बात बताओ, हम दोनों का खेत एक दूसरे के अगल बगल ही है, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा। तो मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल भी जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद अच्छे कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार से बताओ तो बिल्लू भाई। माधव भैया, ये बताओ, तुम खेती के अलावा और भी कुछ करते हो या नहीं? नहीं बिल्लू भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिताजी और दादाजी भी यही काम करते थे। दादाजी की जमीन पिताजी को मिली और पिताजी से अब मुझे। हम हमेशा से ही अपनी जमीन पर निर्भर रहे हैं। अरे माधव भैया, वो समय बहुत पहले का था जब खेती और किसानी से तुम अपना और अपने परिवार वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ और काम करना पड़ेगा, तभी इस जीवन को गुजार पाओगे। खेती के अलावा और भी कुछ करना पड़ेगा? पर ऐसा क्या करूं मैं? माधव भैया, मैं तुमको बताऊंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मेरे खेत का भी मैं अपना काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलकर दिखाऊंगा। माधव बिल्लू का यह प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा बिल्लू के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। ठीक है बिल्लू, मैं अपने खेतों का काम निपटा लेता हूँ, तू अपने खेतों का काम निपटा जाकर। दोनों लोग अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। माधव ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। माधव अपने खेत का काम करके बिल्लू के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बिल्लू का काम करता देख मन ही मन सोचता है, बिल्लू भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर ये पता कर सकूं कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। बिल्लू रुक, मैं भी तेरी मदद कर देता हूँ ताकि तेरा भी काम जल्दी हो जाए। फिर क्या था, माधव भी बिल्लू के खेत के काम में उसकी मदद करने लगता है। माधव की मदद की वजह से ही बिल्लू के खेत का काम भी जल्दी निपट जाता है। धन्यवाद माधव भाई, धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद कर दूं। हाँ माधव भैया, वो तो है। चलो अब घर चलते हैं, फिर मैं तुमको दिखाता हूँ वो क्या ऐसी चीज है जो आपको भी अमीर बना सकती है। फिर क्या था, दोनों लोग वहां से बिल्लू के घर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों बिल्लू के घर के पास पहुंच जाते हैं और घर में जाने से पहले बिल्लू माधव को पहले ही रोक देता है। माधव भैया, तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ही राज बताने के लिए लाया हूं। पर मैं जो तरीका तुम्हें बताऊंगा और घर में जो चीज तुम देखोगे वो तुम किसी को भी नहीं बताओगे, मुझसे वादा करो। बिल्लू की यह बात सुनकर माधव थोड़ा चौंक जाता है और वो सोचने लगता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना बिल्लू भाई ऐसी बात नहीं करते। वो घर पर मुझे ऐसा क्या दिखाने वाले हैं? अरे माधव भैया, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। चलो आओ। इसके बाद बिल्लू माधव को घर के अंदर ले जाता है। माधव बिल्लू की बातों से थोड़ा परेशान तो था, लेकिन घर के अंदर आते ही घर में इतना सारा सामान देखकर उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान! बिल्लू, बाहर से तो तेरा घर बिल्कुल सामान्य सा लगता है, लेकिन अंदर तो यहाँ तो बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। भाई अभी तो कुछ नहीं है,
मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उससे देखकर तो तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्लू, तुम मुझे वो दिखा दे जो दिखाने के लिए मुझे यहाँ लाया है, क्योंकि तेरी बात सुनकर मैं और बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है माधव भैया, आओ चलो मेरे साथ कमरे के अंदर। माधव और बिल्लू दोनों कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर बहुत सारी बोरियां रखी हुई थी। अरे बिल्लू, ये बोरियों में ऐसी क्या चीजें हैं जिससे जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएं? माधव भैया, इन बोरियों में ही तो वो चीज है जो आपकी समस्याओं को ठीक करेगी। तो ऐसी क्या चीज है उन बोरियों में जो माधव की समस्याओं को दूर कर देगी? ये हम जानेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में सेकंड पार्ट लिखकर जरूर भेजें। हम इसका सेकंड पार्ट जरूर बनाएंगे। और अगर इस वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट नहीं बनाएंगे दोस्तों।